नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अंजनी एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। गवर्नमेंट बजट जो सीरीज़ लेकर आए हैं आज, उसमें हम कुछ और टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स सीधे पेयर को देना होता है, जिस असेसी को देना होता है, जिस पर चार्ज होता है उसी को पे करना होता है अपनी इनकम से। इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो चार्ज होता है एसएससी पर, लेकिन आप इसकी रिकवरी कर सकते हैं और ये इनडायरेक्टली इसका बर्डन इनडायरेक्टली किसी और पर पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मीनिंग है, डायरेक्ट टैक्स रेफर टू फाइनेंशियल चार्ज लेविड डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर। मतलब डायरेक्ट टैक्स वो फाइनेंशियल चार्ज मतलब कंपलसरी आपको पे करना पड़ेगा, जो कि सीधे सीधे पेयर पर लगता है। एंड पे आउट राइटली टू द अथॉरिटी विच इम्पोज इट। और सीधे आपको उसे देना पड़ेगा, उस अथॉरिटी को देना पड़ेगा जिसने आप पर डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया है। इन शॉर्ट, ये आपको खुद पे करना पड़ेगा, पेड बाय टैक्स पेयर। इनडायरेक्ट टैक्स इज व्हेन द टैक्स पेयर इज जस्ट द हैंड that deposit the amount of tax to the authority imposing it। इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स पेयर पर पड़ता है, वो एक मिडिल मैन है, वो किसी और से कलेक्ट करके उस अथॉरिटी को पे कर देता है जिसने इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया है। वाइल द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द फाइनल कंज्यूमर। यानी इसका जो सीधे सीधे इम्पैक्ट है, बर्डन है, वो किस पर पड़ता है, सीधे सीधे कंज्यूमर पर पड़ता है। गवर्न बाय डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मैनेज करता है। इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स मैनेज करता है। हु पे टैक्स, कौन पे करता है इसमें, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, एसएससी पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स को फाइनली कंज्यूमर पे करता है। एक बार और समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो उस रेस्टोरेंट के जब बिल आता है उसमें आपने देखा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के चार्जेस इम्पोज होते हैं। हालांकि वो सीजीएसटी और एसजीएसटी रेस्टोरेंट के ओनर पर चार्ज हुआ है और रेस्टोरेंट पर चार्ज हुआ, लेकिन उसने वो आपसे रिकवर कर दिया बिल में ऐड करके। तो फाइनली किसको देना पड़ा, कंज्यूमर को देना पड़ा। नेचर, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव यानी अमीरों पर ज़्यादा लगाया जाता है, गरीबों पर कम लगाया जाता है। रिग्रेसिव का मतलब है इसका अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी पर एक जैसा चार्ज होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, 10 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना है मान लीजिए, और आपकी इनकम अगर 30 लाख है तो आपको 30% टैक्स देना है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का स्लैब बढ़ता जाएगा। वो होता है प्रोग्रेसिव, यानी कम कमाने वाले कम टैक्स देते हैं और ज़्यादा कमाने वाले ज़्यादा टैक्स देते हैं। रिग्रेसिव क्या होता है, ये टैक्स ऐसा है जिसका इम्पैक्ट सभी पर एक जैसा पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ने 100 रुपये की आइसक्रीम खाई, उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलाकर 18 रुपये लग गए। वही आइसक्रीम एक गरीब आदमी ने खाई 100 रुपये की, उस पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी 18 रुपये लगा। यानी इसमें इनकम लेवल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इसका इफेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का सभी पर एक जैसा पड़ता है। इन्फ्लेशन, महंगाई, डायरेक्ट टैक्स महंगाई कम करने में मदद करता है। अगर लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है, तो ताकि उनकी इनकम कम हो जाए। इनकम कम होगी तो वो खर्चा कम करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स महंगाई बढ़ाता है। जैसे प्रोडक्ट पर अगर टैक्स जीएसटी ज़्यादा लग गया तो जीएसटी, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट पर जीएसटी लग रहा है, सप्लाई पर जीएसटी ज़्यादा लग रहा है, तो उससे क्या होगा कि सामान के रेट बढ़ने लगेंगे और ये महंगाई को बढ़ाता है। बर्डन, कैन नॉट शिफ्ट टू अनदर पर्सन, इसको आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा, किसी से रिकवरी नहीं कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स की रिकवरी तो फाइनल कंज्यूमर दे ही रहा है। और कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन थोड़ा सा टफ होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी होता है। अब आते हैं एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है। अभी पिछले हमने वीडियो में टैक्स रेवेन्यू पढ़ा था, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है उसको पहले एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन रेलवे। रेलवे एक बहुत बड़ा उपक्रम है, यहाँ से होने वाली कमाई टैक्स नहीं है, क्योंकि आप सेवा ले रहे हैं इसलिए पैसे दे रहे हैं। एक लाइन बहुत अच्छी है,
टैक्स क्या होता है? सरकार आपसे हक से पैसे लेती है, चाहे आप सेवा लो या ना लो। प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब प्रॉपर्टी टैक्स में जैसे मान लीजिए आपके यहाँ साफ़ सफाई होती है कॉलोनी में, ठीक है, अब हो या ना हो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स सरकार आपसे हक से लेती है, चाहे उस सेवा को आप लें या ना लें। कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? सरकार आपको कोई सुविधा दे रही है या कोई सेवा दे रही है, तो उसके बदले में आपसे कुछ पैसे ले लेती है, तो उसे बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आते हैं, जैसे रेलवे है, टिकट सेल करता है, तो आप जनरल स्लीपर है, एसी का टिकट खरीदते हैं, तो वो सरकार के लिए सीधा सीधा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब आप जैसे किसी को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है, तो वो भी सरकार की इनकम है। अब सरकार ट्रेन के डिब्बों पर एडवर्टाइजमेंट, स्टेशन की वॉल्स पर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार एलआईसी या साबुन के ऐड लगे होते हैं, तो उससे जो पैसा मिल रहा है सरकार को वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब स्टेशन के बाहर आपने देखा होगा स्टैंड है, जिसमें आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, पार्किंग एरिया है, उस पार्किंग एरिया के पैसे भी सरकार लेती है, वो भी सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब आप जैसे कोई टिकट बिना टिकट के जाता है या गलत टिकट लेकर जाता है या कोई और भी है, तो अगर उससे जुर्माना वसूला जाता है तो वो भी सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एक और एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपने देखा होगा, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर जब आप इलाज कराने जाते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन में बहुत नॉमिनल चार्जेस 5 या 10 रुपये, जैसे एम्स में जाएंगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं, तो ये सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब आपने उस हॉस्पिटल में कोई पर्सनल वार्ड ले लिया या स्पेशल रूम ले लिया या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो वो जो चार्ज है वो सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑल अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक्सेप्ट टैक्स आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अलावा किसी और तरीके से सरकार के पास जब पैसा आता है तो उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। दीज देयर आर सम सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला है इंटरेस्ट रिसीप्ट, सरकार को ब्याज के पैसे मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गिव लोन टू पीपल, इंडस्ट्री एंड लोकल बॉडीज़। तो सरकार ने लोन दिया, किसको लोन दिया? आम जनता को दिया, इंडस्ट्रीज़ को दिया, लोकल बॉडीज़ को लोन दिया, तो उसके बदले में इन रिटर्न उस सरकार को मिलता है इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। डायरेक्ट बेनिफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन एंटरप्राइज, सरकार के भी अपने खुद के उद्यम होते हैं। दीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्राइवेट एंटरप्राइज, जैसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस सामान और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, वैसे ही सरकार भी प्रोडक्शन करती है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे है, एयर इंडिया है, मेट्रोपॉलिटन है, टेलीफोन है, कॉरपोरेशन, नेशनलाइज्ड बैंक है, ये सारे सरकार के उपक्रम हैं। इससे जो रेवेन्यू आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है। फॉरेन ग्रांट्स, ग्रांट्स आर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कई बार सरकार को विदेशों से सहायता मिलती है, गिफ्ट मिलते हैं, वो भी सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा फीस, फीस रिफर टू द पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन। सरकार कई सुविधाएं देती है, उस सुविधाओं के बदले में कुछ नॉमिनल फ़ीस ले लेती है, वो नॉमिनल फ़ीस नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। सच सर्विसेज आर यूजली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड फीस इज़ पेड बाय द पीपल हु अवेल सच सर्विस। ये सुविधाएँ जनहित के लिए होती हैं और ये सुविधाओं के लिए सरकार बहुत आम फीस लेती है, जैसे पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस, कोर्ट की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, ठीक है, जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं उनकी बात हो रही है, और वो जो फ़ीस मिलती है सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा आता है लाइसेंस शुल्क। सरकार, लाइसेंस फ़ीस इज़ द पेमेंट ऑफ परमिशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर आप सरकार से किसी चीज़ की अथॉरिटी लेने वाले हैं, परमिशन लेने वाले हैं, तो उसके बदले में आपको लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एन ऑटोमोबाइल, अगर आप कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना चाह रहे हैं या मेडिकल सेक्टर में आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी, जब आप मकान ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तब सरकार स्टैम्प ड्यूटी के पैसे चार्ज करती है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसीप्ट को एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट है या सरकार की वो कमाई है, या तो सरकार की लाइबिलिटी बढ़ेगी उससे
या फिर सरकार की असेट्स कम होगी। कैपिटल रिसीप्ट से या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है या हमारे असेट्स कम होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर जैसे आसान भाषा में घर के गहने बेच दिए या बैंक से लोन ले लिया, आपने घर के गहने बेच दिए यानी घर की प्रॉपर्टी कम हो गई, असेट्स कम हो गई, आपने किसी काम के लिए बैंक से लोन ले लिया तो आप पर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो कैपिटल रिसीप्ट मतलब लाइबिलिटी बढ़ना या असेट्स का कम होना। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, किसान ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 5 लाख की ज़रूरत है। अब वो 2 तरीके से पैसे का अरेंजमेंट कर सकता है। अब यहाँ पर उसे पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। तो 2 तरीके हैं, पहला है डिसइन्वेस्टमेंट, किसान ने अपनी 1 एकड़ ज़मीन बेच दी, अब उसके पास 5 लाख आ गए लेकिन उसकी असेट्स कम हो गई और उस ज़मीन पर अब भविष्य में फसल भी नहीं उगा पाएगा। ठीक वैसे ही जब सरकार कोई अपना उद्यम बेचती है, जैसे LIC या एयर इंडिया जिस तरह की कंपनी बेचती हैं, तो सरकार के पास पैसे तो आ जाते हैं लेकिन सरकार की असेट्स कम हो जाती है। दूसरा तरीका है लोन ले लेना, साहूकार या बैंक से लोन लेना, बोरिंग। किसान ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर बैंक लोन ले लिया, अब क्या हुआ, पैसे तो आ गए लेकिन किसान पर क्या हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई है। अब इन फ्यूचर ये पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेंगे। सरकार भी जब मार्केट से पैसा उठाती है तो वो कैपिटल एसेट में आता है और सरकार की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिटल रिसीप्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कैपिटल रिसीप्ट, देयर आर 3 मेन सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पहला है डोमेस्टिक लोन, सरकार डोमेस्टिक लोन, घरेलू लोन ले रही है। दीज लोन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विद इन द कंट्रीज, देश के अंदर से ही सरकार ने पैसे उधार ले लिए हैं, उसे डोमेस्टिक लोन कहते हैं। गवर्नमेंट टेक लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड फिजिकल बॉन्ड्स। तो सरकार अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करके और फिजिकल बॉन्ड को इशू करके सरकार पैसे उधार लेती है। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ डेप्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव लोन टू द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, सरकार ने जो स्टेट या लोकल गवर्नमेंट को लोन दिया था देश के अंदर, सरकार ने उस लोन की रिकवरी कर ली। द रिकवरी ऑफ दीज लोन इज़ कंसिडर्ड एज द कैपिटल रिसीव्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सरकार के पास वो पैसे वापस आ गए यानी सरकार की असेट्स कम हो गई। ठीक है, सरकार ने शेयर्स बेच दिए, सेल ऑफ शेयर्स, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, रीसेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दिस इज़ अ न्यू सोर्स ऑफ कैपिटल गेन। Till now the central government used to have 100% पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एंटरप्राइज। और सरकार अपने शेयर्स बेचकर भी पैसे इकट्ठे कर लेती है, इससे भी सरकार के एसेट्स कम हो गई है। इसके अलावा अदर रिसीप्ट में स्मॉल सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, इसमें भी जब पब्लिक से पैसा मांगती है उधार, डिपॉजिट के तौर पर पैसा लेती है तो सरकार के लिए कैपिटल रिसीप्ट होती है लेकिन सरकार की लाइबिलिटी बढ़ती है उसमें। अब रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा ये समझते हैं। देयर आर दोज रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच डज नॉट लीड टू रिडक्शन इन एनी असेट्स और क्रिएशन एनी लाइबिलिटी। रेवेन्यू रिसीप्ट वो होते हैं जिससे सरकार की ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ती है और ना ही कोई असेट्स कम होती है। और कैपिटल रिसीप्ट वो होते हैं जिससे या तो सरकार की असेट्स कम होती है या फिर लाइबिलिटी बढ़ती है। नेचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार होने वाली है। कैपिटल रिसीप्ट नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। डेप्ट क्रिएशन, लाइबिलिटी बढ़ना, रेवेन्यू रिसीप्ट से कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ती है और कैपिटल रिसीप्ट से लाइबिलिटी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल टैक्स का पैसा आना, फीस का पैसा आना, ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट मतलब सरकार ने कोई एसेट्स बेच दी या फिर लोन ले लिया। इस तरीके से रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट में डिफरेंशिएट हमने करके देखा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब आता है एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का वो खर्चा है जो सरकार को अपने डेली एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए यानी रोज़ के काम चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस खर्चे से कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी और ना ही सरकार की कोई लाइबिलिटी कम होगी। याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो कोई असेट्स बन रही है, क्रिएट हो रही है और ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। फॉर एक एग्ज़ाम्पल, हमने एक एग्ज़ाम्पल रखा, एक हाउस ओनर है, आप एक घर के मालिक हैं, आपके 2 तरह के खर्चे होते हैं। पहला है साफ़ सफाई और बिजली का बिल, ये पैसा आपको हर महीने देना पड़ता है ताकि घर चलता रहे। इससे घर की कीमत तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, घर मेंटेन होगा, कीमत नहीं बढ़ेगी, साफ़ सफाई से और बिजली के बिल से घर चलता रहेगा। ये आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब मान लीजिए आपने घर में एक कमरा बनवा लिया या 2 कमरे बनवा लिए तो घर बड़ा हो गया और उसकी कीमत बढ़ गई।
ये कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ आपकी असेट्स क्रिएट हो गई है। फॉर एग्जांपल सरकार सैलरी और पेंशन के पैसे देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सरकार, टीचर्स को, पुलिस को ये सैलरी देती है। ये सरकार ने सर्विस ली है, सर्विस के बदले में दिया जाने वाला पैसा। इससे कोई बिल्डिंग तो नहीं बनेगी, ठीक है, लेकिन हमारा जो डेली का मेंटेन है, लाइफ मेंटेन, वो होगा। अब सरकार ने मान लीजिए इंटरेस्ट का पेमेंट किया, सरकार ने जो पहले कर्जा लिया था उसका ब्याज दे दिया। अब ब्याज दिया है, लोन वापस नहीं किया है, तो यहाँ पर ब्याज देना सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी, सरकार किसानों को खाद पर सब्सिडी देती है, गरीबों को मुफ्त राशन देती है ताकि अनइक्वलिटी को मेंटेन कर सकें। तो ये सरकार का रेगुलर होने वाला खर्चा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो इन्वेस्टमेंट है जिससे या तो कोई असेट्स बनेगी या सरकार की कोई लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इन फ्यूचर ये खर्चा देश की इकोनॉमिक पावर को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, नए हाईवे, एक्सप्रेस बना दिए, पुल बना दिए, गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी, जैसे एम्स बन गया, नए आईआईटी या आईआईएम जैसे नई एजुकेशन बिल्डिंग्स बन गई। डिफेंस एक्विजिशन, सरकार ने राफेल जेट, सबरमीन मिसाइल्स खरीद ली, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलने वाली प्रॉपर्टी असेट्स हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे या तो कोई असेट्स बनेगी या फिर कोई लाइबिलिटी कम हो जाएगी। दिया, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन, सरकार ने अपने किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज बना दिया। तो इस तरह की खर्चे सरकार करती है ताकि इकोनॉमिक वेल्थ बढ़े और या तो असेट्स क्रिएट होगी या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। अब रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंसेस क्या हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस फोर्स, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो खर्चे होते हैं जो सरकार के असेट्स बढ़ाते हैं या फिर लाइबिलिटी को कम करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, सरकार को बार बार करने होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, सरकार कभी कभी खर्च करती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, मेंटेन होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है क्योंकि इससे सरकार की इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ती है। अब एक प्लान एक्सपेंडिचर और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपकी एक गारमेंट्स की शॉप है। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपने एक प्लान बनाया कि इस साल आप दुकान की एक नई ब्रांच खोलेंगे या फिर कोई डिजिटल बिलिंग मशीन लेकर आएंगे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट आपने प्लान करके किया है ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? जैसे दुकान की बिजली का बिल, अब इसको प्लान करने की ज़रूरत क्या है, तो देना ही पड़ेगा। सेल्समैन की सैलरी, पुराने लोन की जो ईएमआई है वो भरनी ही पड़ेगी। ये बस दुकान को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, इनके लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ प्लानिंग अप्रोच फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत सरकार ने देश के विकास के लिए एक प्लानिंग अप्रोच और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया है। इन दिस 5 ईयर प्लान आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। सरकार इसके लिए पंचवर्षीय योजना लेकर आती है। इन दिस प्लान ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़ प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ मेड एवरी ईयर इन द गवर्नमेंट बजट। सरकार हर साल प्राथमिकता के बेसिस पर हर साल बजट में इन खर्चों के लिए प्रावधान रखती है। जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, रक्षा का बजट हुआ, ठीक है। तो ये सारे खर्चे सरकार प्लान करके करती है, इन्हें प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का किसे कहते हैं? द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर फॉर रिकरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। सरकार देश को चलाने के लिए पर डे का जो खर्चा है उस खर्चे के लिए भी प्रोविज़न करती है। एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ इट्स कंट्री। सरकार देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए काम करती है। इसके लिए सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर, पुलिस और कोर्ट पर पैसा खर्च करना होता है। सरकार पब्लिक जो सर्विसेज हैं उन पर पैसा खर्च करती है, जैसे सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ। ये सारे खर्चे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज में आते हैं क्योंकि सरकार को ये पैसे खर्च करने ही होते हैं। डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं एक फैक्ट्री के एग्जांपल से। मान लीजिए आपकी एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है।
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुआ, आपने एक मशीन, नई मशीन खरीदी, अब इससे क्या होगा, ज़्यादा बिस्किट बनेंगे, या फिर आपने वर्करों को ट्रेनिंग दी, इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आपने फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, या आपने कोई लोन लिया था उसका पेमेंट कर दिया, तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आपने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया या लोन का ईएमआई भर दिया, ये फैक्ट्री चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो ये कहलाते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज़ रिकर्ड ऑन इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इसमें इंक्लूड होते हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे होते हैं जो नॉन डेवलपमेंट टाइप के होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस, डिफेंस, ग्रांट टू गवर्नमेंट, ये सारे खर्चे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पर बेस्ड होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है टैक्स की रेट भी बढ़ने लगेगी, यानी अमीर व्यक्ति पर टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है, यानी अमीर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 5 लाख कमाए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अगर 15 लाख कमाए तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। आप कोई 50 लाख कमाता है तो उसे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगता है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए सरकार लगाती है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ये टैक्स सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन इसका जो बर्डन है गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इस टैक्स का असर कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 100 रुपये का साबुन है जिस पर 10 रुपये जीएसटी लगता है। अब एक मज़दूर जो 200 रुपये दिन के कमाता है उसके लिए 10 रुपये टैक्स देना बहुत बड़ी बात है। एक अमीर आदमी जो दिन के 20,000 रुपये कमाता है उसके लिए 10 रुपये टैक्स देना कोई मायने नहीं रखता। यानी ये रिग्रेसिव टैक्स होता है, गरीबों की जेब पर ज़्यादा असर करता है, अमीरों की जेब पर कम असर करता है।